अगर आपकी डिलीवरी फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मौसम सरमा खत्म हो रहा है और मौसम बहार शुरू हो रहा है, या इसे हम बरसात का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी बारिशों का अंदेशा है और मौसम थोड़ा सा नमी वाला रहेगा। तो इसमें जो आपकी डिलीवरी के बाद की केयर है, ख़ास तौर पे अगर आपका ऑपरेशन होगा किसी भी किस्म का, जिसे हम कहते हैं आम जुबान में बड़ा ऑपरेशन या सिजेरियन सेक्शन, या छोटा ऑपरेशन, और या उसे हम कहते हैं एपिजियोटमी, तो उसकी केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपने इसके बारे में सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो देखें और रिवाइज करें कि ये पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखे हैं कि नहीं। और अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा तो सोचें, क्योंकि बाद में अगर आप खराब जख्म के साथ आते हैं, उसमें पस पड़ जाती है या आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती और आप एक अच्छे तरीके से रिकवर नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। जख्म की हिफाजत करना आसान है, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए, यानी कि आपका जख्म ख़राब हो गया, जिसे हम इन्फेक्टेड वूंड कहते हैं, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल है। तो आप पहले ही इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जिनका अभी हम डिटेल में जिक्र करने वाले हैं, ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किल का शिकार ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली पोस्ट ऑप केयर के बारे में बात करनी है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोस्ट ऑप केयर, यानी कि ऑपरेशन के बाद की हिफाजत। अच्छा, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बहुत देर से वीडियो बनाना चाह रही थी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी मैंने, उसको अलाइन किया था कि आपके काम आएगी। आज बाय चांस MNH डिचकोट में, मरियम नवाज हॉस्पिटल डिचकोट में मैं बैठी हुई थी, तो एक पेशेंट ने मुझे आके कहा कि मैडम आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो मैंने आपके चैनल पे सर्च की, तो ये वाली वीडियो जो है ना, ये आप बनाएं, आप इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हम इसको सुनना चाहते हैं और आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, हमें बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, तो इसके ऊपर आपने लाजमी वीडियो बनानी है। तो आज की ये वीडियो बेसिकली मेरी उस प्यारी सी पेशेंट की फरमाइश पे है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। चलिए इसका आगाज करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें, चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि जब आप उनको नोट डाउन करेंगे तो आपको वो अच्छी तरीके से याद रहेंगी और उससे फ़ायदा उठाना आपके लिए आसान होगा। चलिए अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। अराउंड 10 पॉइंट्स है हमारे पास। पॉइंट नंबर वन है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि छिला जिसे हम आमतौर पे कहते हैं या प्यूरपीरियम, ये है क्या? अच्छा, छिला या प्यूरपीरियम बेसिकली हम 40 डेज को कहते हैं, या 40 डेज में हमारे 6 हफ्ते बनते हैं, जिसे हम आम जुबान में सवा महीना कहते हैं, 40 दिन कहते हैं या 6 हफ्ते कहते हैं। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है, साइंटिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपकी बॉडी में जो भी प्रेगनेंसी में चेंजेस आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, आपके हार्मोन्स जो है वो प्रेगनेंसी के हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं, आपकी सारी की सारी खून जमाने की जो सलाहियत है वो चेंज हो जाती है। ये बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं जो एक नॉर्मल पेशेंट में नहीं होती, नॉर्मल बंदे में, जो एक प्रेग्नेंट पेशेंट में होती है। तो 40 डेज का वो टाइम है जो आपकी बॉडी अपने आप को एक नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में लाने के लिए इस्तेमाल करती है। यानी कि साइंटिफिकली 40 डेज, सवा महीने की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये सवा महीने के अंदर आपकी बॉडी आपको प्रेग्नेंट स्टेट से दोबारा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में लेके जाती है, और इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपनी बहुत अच्छी केयर करनी है। आपको किसी भी किस्म की अननेसेसरी सर्जरी से अवॉइड करना है। ये आज का ही वाकया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैंने 10 दिन के बाद जी आपसे ट्यूबें बंद करवानी है, यानी कि BTL करवाना है। तो मैंने उसे यही बताया था कि इस तरह की जो इलेक्टिव सर्जरीज है, यानी कि जिनमें कोई इमरजेंसी नहीं है, वो आमतौर पे हम छिले के टाइम में अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में जो खून जमाने वाली सलाहियत है ना, वो तब्दील हुए होते हैं, वो खुली है। तो 40 डेज में किसी भी किस्म की अननेसेसरी या ऐसी सर्जरी जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे ट्यूबें बंद करवाना, या फिर आपका कोई पुराना सिस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई, और उसकी आपने सर्जरी करवानी है, अगर आप 40 डेज का टाइम गुजार सकते हैं तो गुजार के फिर आपने करवानी। कोई भी ऐसी सर्जरी जो वेट कर सकती है, जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, वो आपने छिले के टाइम में नहीं करवानी। अच्छा, ये वो सारे वो पॉइंट है जो शायद मेरे जहन में भी नहीं थे कि मैंने आपको बताने हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कि आज ये वाला पेशेंट आया तो साथ ही मेरे माइंड में आया कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के जहन में ऐसे सवालात होंगे, तो इन चीजों को अपने आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे किसी की कोई आई की सर्जरी है,
किसी की कोई कान की सर्जरी है, कोई प्लास्टिक सर्जरी है, किसी भी किस्म की, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अच्छा, सेकंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट एक मुहिम्मा है, सवाल है, वो ये कि पेशेंट जब स्टिच आउट के टाइम पे आते हैं अराउंड 7 टू 10 डेज़, तो वो स्टिचेज़ दिखाते हैं, स्टिचेज़ के हवाले से हम उनको गाइड कर देते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, उसके बाद कहते हैं हमें कि डॉक्टर साहब हम केड़ियां दवाइयां खानियां ने, आगे कौन सी मेडिसिन लेनी है हमने। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो आपकी जो भी कंडीशन होती है, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, आपकी एपिजियोटमी या छोटा ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें आमतौर पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगते हैं, जो भी डिलीवरी होती है उसके हिसाब से 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक्स आपको लिख के दी जाती हैं, यानी कि जरासीम मारने वाली दवाइयाँ, कि आपका जख्म खराब ना हो, अच्छी तरीके से हीलिंग हो जाए। जब वो 7 दिनों की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं तो एंटीबायोटिक्स आपने बगैर किसी इंडिकेशन के, यानी कि अगर जख्म खराब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं खानी। अच्छा, पेशेंट्स बहुत ज्यादा फील करते हैं कि उन्हें कोई मेडिसिन लेनी है, तो बिल्कुल आपने लेनी है, लेकिन आपने ताकत की दवाइयां लेनी है, आपने लेने हैं टॉनिक्स, आपने लेने अच्छे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, और आपके एचपी पे डिपेंड करते हुए आयरन। और अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं फिर तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अदरवाइज बच्चा जब फीड करता है तो आपके बॉडी से जो एनर्जी ड्रेन होती है, जो ताकत निकलती है, वो उससे ज्यादा है जो प्रेगनेंसी में निकलती है। दूध पिलाना प्रेगनेंसी से भी मुश्किल काम है, तो प्लीज आपने उस टाइम पीरियड में, और पेशेंट्स फिर पूछते हैं कितनी देर, अगर तो देखिए आप बच्चे को फीड नहीं करा रही हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप लाजमी टॉनिक्स ले, 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीने ताकत की दवाइयां आप मस्ट लें। और अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो फॉर द टाइम पीरियड, जितनी देर आप उसको फीड करवाती हैं उतनी देर आपने अच्छी ताकत की दवाइयां लाजमी लेनी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी चीज जो बिल्कुल इग्नोर्ड है और जिसपे मैं हमेशा फोकस करती हूँ और अभी भी आपसे बात करूंगी, दैट इज डाइट। डाइट का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली 40 डेज में आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन डाइट ज्यादा से ज्यादा लें। प्रोटीन डाइट के अंदर आपके आते हैं अंडे, आते हैं गोश्त, आता है कीमा, आता है, या कुछ हद तक दालें आती हैं आपकी, तो ये आपके रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन डाइट आपने अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी है, और इसमें ये है कि इससे आपकी हीलिंग अच्छी होती है, आपके जख्म जो है ना वो अच्छे तरीके से भरता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। विटामिन सी के सोर्सेज हैं जिसे हम कहते हैं ना खटास वाली चीजें, जैसे किन्नू, माल्टा, सिट्रस चीजें जैसे लेमन, तो जिन चीजों में खटाई होती है उनमें विटामिन सी होता है, जैसे टमाटर, कीवी, तो ये चीजें आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइट आपने लेनी है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, यानी कि मीठा आपने कम से कम खाना है, मीठे से आपका जख्म खराब हो सकता है। उसके बजाय आप सिट्रस चीजें ज्यादा लें, खट्टी चीजें जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं। तो डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज एक पेशेंट मेरे पास आई, आज मैंने आपको सारे वाकया सुना देने जो मैं पेशेंट्स के देखती हूँ। पेशेंट मेरे पास आई, उसने स्टिच आउट करवाने थे, अपने टांके उसने खुलवाने थे, टांके खुलवाने के बाद वो बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला मसाइल नहीं था, ये सारी चीजें मैंने उसको गाइड की जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी कंप्लेन थी, डॉक्टर साहब मुझसे चला नहीं जाता। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं आप क्या खाती हैं अपने दिन में, आप डाइट की रूटीन मुझे बताएं। तो उसने मुझे बताया नाश्ते में मैं चाय के कप के साथ ब्रेड लेती हूँ, और दोपहर को मैं रस खा लेती हूँ, और इस तरह की डाइट थी जिसमें ना प्रोटीन थी ना कोई उसमें एनर्जी और ताकत वाली चीज थी। तो ऑब्वियसली उस बेचारी से कहाँ चला जाना था, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऊपर से वो दूध पिला रही थी बच्चे को। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीकों के पीछे, ड्रिपों के पीछे, ताकत की दवाइयां, गोलियां, इन चीजों के पीछे भागने से पहले डाइट के पीछे भागे। जो चीजें आपने, जो पैसे आपने इन पे इन्वेस्ट करने हैं उसके बजाय डाइट पे इन्वेस्ट करें। ड्राई फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी चीज है, फ्रूट्स खाएं, और जो चीजें मैंने आपको मेंशन की हैं। तो यह अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइजीन, सफाई सुथराई। एक बहुत कॉमन सवाल कि हम कब नहा सकते हैं। 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के बाद, जो कि आमतौर पे आपका टाइम पीरियड होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का, आप टूटी के खुले पानी से यानी कि टैप वाटर से नहा सकते हैं, बल्कि आपको नहाना चाहिए। ठीक है, आपने अगर तो सर्दियों का मौसम है तो प्रेफरेबली ये कि आप पानी गर्म करके आप शॉवर लें। अगर आप शॉवर नहीं लेना चाहते, फीमेल जो पेशेंट्स होती हैं उनको मोस्टली बाल गीले होने का मसला होता है कि बाद में समेटने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे, आप अपनी बाल बेशक ना धोएं, आप नीचे से बॉडी शॉवर लें। आपने अपनी हाइजीन का और क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, वरना इससे भी जख्म बहुत ज्यादा खराब होते हैं। आज फिर एक पेशेंट मेरे पास आई जो कहती है डॉक्टर साहब आज मेरा 10वां दिन है तो मैं नहाई नहीं हूं, मैं नहाला। तो मैंने उसको समझाया कि बाजी मैंने आपको उस वक्त भी बता के भेजा था कि आपने घर जाके नहाना है। तो यही कह रही थी कि घर के खवातीन कहते हैं जी नहाने से टांकों में पस पड़ जाती है। नहाने से टांकों में पस नहीं पड़ती, गंदगी से टांकों में पस पड़ती है। तो आपने अपनी हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल लाजमी रखना है।
अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हम वजन कब उठा सकते हैं? आप अगर हैवी लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग की बात करें तो आमतौर पे वही 40 डेज या 6 वीक्स तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड करें। फिर अगर आपकी रूटीन में पहले से है, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह आप करते हैं, हैवी लिफ्टिंग आपकी है, तो उसको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। एकदम से ये नहीं कि 40 डेज से निकले और आपने हैवी से डंबल्स उठाने शुरू कर दिए और जी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। आपने इस चीज को 40 डेज अवॉइड करना है और उसके बाद स्लो स्लो अपनी रूटीन में ऐड करना है। सेम इज द क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का सवाल होता है सीढ़ियां चढ़ने के बारे में। तो सीढ़ियां अगर तो आपके लिए अनअवॉइडेबल है, जैसे आपका कमरा ही ऊपर है, किचन ऊपर है, या कोई ऐसी चीज है कि आपको सीढ़ियां लाजमी चढ़नी है, तो आप स्टेयर केस जो जंगला होता है सीढ़ियों का उसको पकड़ के धीरे धीरे आप सीढ़ियां चढ़े, और कोशिश करें कि आप बिल्कुल ऐसे एग्रेसिवली भाग भाग के ना कोई काम करें कि आपके जो है ना सारे अंदर से आपके सारे अज़ा हिल जाएं और आपकी हीलिंग मुतासिर हो। स्लोली स्लोली अगर अनअवॉइडेबल है तो आप चढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान से आराम से। जो आम बंदा सीढ़ियां 2 मिनट में चढ़ता है, आपने वही 3 गुना करके 6 मिनट में चढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी सेम यही रूल है। वॉक जो है वो आप 2 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होती है, बढ़ती है, और आपका जख्म ठीक रहता है, आपकी हीलिंग भी अच्छी होती है। वॉक आप 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज है ना वो आप स्पेशली 6 वीक्स के बाद, 6 वीक्स यानी कि छिले के टाइम तक अवॉइड करें, और उसके बाद स्लोली स्लोली उसे आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अच्छा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोस्चर। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कहते हैं जी हमें कमर में टीका लगा था इसलिए हमारी कमर में दर्द होती है। अच्छा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। मेरी दोनों जो है ना, दोनों बच्चे वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे, लेकिन मेरी भी कमर में दर्द होती थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारा कभी कभी ना चाहते हुए पोस्चर गलत हो जाता है। जैसे बेबी बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, हम झुक के उसके ऊपर झुक के उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, तो वो जो हमारा एक रॉन्ग पोस्चर बनता है ना, उसकी वजह से पेन होती है। वो टीके की वजह से पेन नहीं होती, वो हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से पेन होती है। कोई ना कोई आपका मसल पुल हो जाता है, पट्टा खिंच जाता है, आम जुबान में वो दर्द होती है। जो आपकी कमर के टीके की वजह से दर्द है वो भी कमर में नहीं होती, वो गर्दन और सर के पट्टों में होती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल हेडेक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। ये आमतौर पर उन मरीजों में होती है जिनका ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन, उन्हें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, या जिन्होंने बगैर दर्दों की डिलीवरी करवाई होती है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया होता है। उसमें होता क्या है, इसका बेसिक मैकेनिज्म अगर आप समझ लेंगे तो आप स्पाइनल हेडेक से बहुत आसानी से निपट सकते हैं। ये बेसिकली जिस्म में पानी की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जब हम स्पाइनल की नीडल पास करते हैं वो एनेस्थीसिया देने के लिए, तो वहां से ना जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मगज, वहां से पानी निकलता है, स्पाइनल फ्लूइड, और वो पानी जब निकलता है तो उसकी जगह हम जो है वो देते हैं एनेस्थीसिया। तो बेसिकली ये होता है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से आपको ये हेडेक होती है, और इसका सबसे बड़ा इलाज है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। आप अपनी ओरल हाइड्रेशन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। जस्ट फॉर द फर्स्ट 7 डेज, पहले 7 दिन के लिए अगर आपको स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो आपने शदीद तेज पत्ती वाली चाय पीनी है। कैफीन इसका इलाज है। मैं उसमें पेशेंट्स को कहती हूँ आप इलाज समझ के पिए, आपको नहीं भी पसंद आप पिए, आप दवाई समझ के पिए। कैफीन की टैबलेट्स भी मिलती है इनफैक्ट, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। उससे बेहतर ये है कि आप शदीद तेज पत्ती वाली चाय पिए, और ब्लैक कॉफी के साशे अक्सर मिलते हैं या ब्लैक कॉफी का पाउडर मिलता है, आप अपने कप में वो डाल के पिए दिन में 3 दफा, अगर आपको स्पाइनल हेडेक है। और इसकी अलामात क्या होती हैं? जो पेशेंट इससे गुजर चुके हैं वो मुझे दुआएं देंगे कि मैंने इसका कितना अच्छा सिंपल और सादा इलाज आपको बता दिया। आपके सर में, इधर गर्दन के पट्टों में, और ये शोल्डर्स में शदीद दर्द होती है, खास तौर पे जब आप लेट के उठते हैं या फिर आप अपना कोई पोस्चर चेंज करते हैं। ऐसे लगता है जैसे सर चकरा गया और दुनिया आपकी अंधेर हो गई। इतनी, मतलब कह लें कि ये एक सीवियर किस्म की कंडीशन होती है जिसका सिर्फ इलाज है पानी। और पानी पेशेंट पीते ही नहीं है, क्योंकि घर में उनको गाइड कर दिया जाता है पानी पीने से पेट बढ़ जाएगा। भाई, पानी पीने से पेट नहीं बढ़ता। पेट अगर बढ़ेगा तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। या तो ये है कि आपके बॉडी में फैट का कंटेंट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा, या ये है कि आपका जिस्म लूज हो गया, पट्टे जो है ना वो उनमें बहुत ज्यादा लचक आ गई है। तो इसका इलाज एक्सरसाइज है। पानी ना पीना मसाइल का बायस बनेगा, बल्कि पानी ना पीने की वजह से आपके जिस्म में फाजिल मादे, टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठे होंगे और आपका जो जिस्म है वो मजीद फूल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाइनल हेडेक के बारे में। अगर मजीद कोई सवाल पूछना हो तो आप लाजमी पूछिएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताऊं वो ये है कि आपने अपने हस्बैंड को कब तक अवॉइड करना है। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, किसी भी तरीके से हुई, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है कि पूरे दिनों पे आपका बच्चा पैदा हुआ है,
फुल टर्म बेबी था आपका, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन सेक्शन है, तो डिलीवरी के बाद आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद आपकी बॉडी दोबारा अंडे बनाना शुरू कर देती है, ओवुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आमतौर पे छिले के टाइम में 40 डेज में तो हम वैसे पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपकी हीलिंग चल रही है और आप अपने हस्बैंड को अवॉइड करें। लेकिन आफ्टर 40 डेज अगर आप बगैर किसी कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कोई भी माने हमल तरीका इस्तेमाल किए बगैर हस्बैंड के पास जाते हैं तो फौरन से आप कंसीव कर सकते हैं। तो प्लीज इस तरह की जो है ना, हमने केसेस बहुत सारे देखे, पेशेंट्स फिर आते हैं वो कहते हैं पिछला बच्चा बहुत छोटा है, दोबारा प्रेगनेंसी हो गया है, खुदा ना खास्ता वो उसको लेबल करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इतनी खूबसूरत चीज है कि इसे कभी भी आपको अनवांटेड लेबल करना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको नहीं अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्शन के तरीकों के बारे में, क्योंकि ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है, मैं आपकी अवेयरनेस के लिए हर किस्म की वीडियो बनाती हूँ, इस पे भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को लाजमी देखें कि माना है हमल या कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से तरीके हैं, उनके क्या फवायद नुकसान हैं। लेकिन 40 डेज के लिए हस्बैंड को अवॉइड करें और उसके बाद आप हस्बैंड के पास जाने से पहले लाजमी कोई ना कोई माने हमल तरीका इस्तेमाल करें अगर आप अगली प्रेगनेंसी नहीं चाहती। और मेडिकली ये रिकमेंडेड है कि आप कम से कम, जैसे इस्लाम में कि 2 साल बच्चे को दूध पिलाएं, अगर आप 2 साल दूध पिलाएंगे तो तब तक आप प्रेगनेंसी ना करें। और 2 बच्चों में 3 साल का गैप होना चाहिए, तो 3 साल के गैप के लिए ऑब्वियसली आपको कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपने पॉइंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपके पोस्ट ऑफ केयर के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करूं। अगर कोई सवाल रह गया है या मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसको लाजमी एड्रेस करेंगे। इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।